बांग्लादेश की तरफ से नकारा गया कि नहीं जी, ऐसा हम कुछ भी नहीं सोच सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि एक बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला है और ये प्रदर्शन देखने को मिला है इनके कट्टरपंथी ग्रुप के द्वारा। के बाद कहा जा रहा है कि यहाँ पर अब 5 मिनट भी नहीं लगेंगे अगर यूनुस के पीछे जनता पड़ जाती है और उन्हें हटाया जाता है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बांग्लादेश में आगामी चुनाव जो 2025 के अंत या 2026 के शुरुआत में होने की उम्मीद है, इस्लामवादी समूहों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर बन गए हैं। हसीना की अनुपस्थिति में समूह जैसे हिफाजते इस्लाम, जमाते इस्लामी और अन्य इस्लामी कट्टरपंथी संगठन अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं। शनिवार को हिफाजते इस्लाम ने एक विशाल रैली की आयोजन की जिसमें शरिया कानून लागू करने की मांग करी गई। अन्य प्रमुख राजनीतिक दल जैसे बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, नेशनल सिटीजन्स पार्टी भी समर्थन जुटाने के लिए मार्च कर रहे हैं, लेकिन इस्लामवादी समूहों का उभार विशेष रूप से ध्यान आकर्षित कर रहा है। जमाते इस्लामी बांग्लादेश का सबसे बड़ा इस्लामवादी राजनीतिक दल एक गठबंधन का हिस्सा है और अपनी विचारधारा को व्यापक जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। हसीना की सरकार ने इस्लामवादी समूहों को सख्ती से नियंत्रित किया था, लेकिन उनकी सरकार के पतन के बाद अल्पसंख्यकों और विशेष रूप से हिंदुओं पर हमले बढ़े हैं। इस्लामवादी समूह अब खुले तौर पर शरिया आधारित शासन की वकालत कर रहे हैं और कुछ ने तो महिलाओं के सुधार आयोग की सिफारिशें जैसे संसद में महिलाओं के लिए 300 सीटें आरक्षित करने का विरोध करते हुए अंतरिम सरकार को धमकी दी है कि नेताओं को 5 मिनट भी भागने का समय नहीं मिलेगा। ये शेख हसीना के 45 मिनट में देश छोड़ने के संदर्भ में है। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के लिए ये एक नाजुक स्थिति है। उन्हें सुधारों को लागू करने और स्थिरता बनाए रखने के बीच में संतुलन बनाना होगा, जबकि इस्लामवादी समूहों का बढ़ता प्रभाव और अल्पसंख्यकों पर हमले उनके शासन की वैधता पर सवाल उठा रहे हैं। बांग्लादेश की राजनीति और धार्मिक पहचान हमेशा से जटिल रही है, जिसमें धर्मनिरपेक्षता और इस्लामाबाद के बीच तनाव रहा है। 1971 का मुक्ति संग्राम और धर्मनिरपेक्षता की बात करें तो पाकिस्तान से स्वतंत्रता के बाद ये एक धर्मनिरपेक्ष राज्य था, लेकिन बाद में शेख मुजीब की हत्या के बाद यहाँ पर इस्लाम को महत्व देना शुरू हो गया। 1988 में इस्लाम को राज्य का दर्जा मिल गया। शाहबाग आंदोलन हुई, इस्लामाबाद पर कार्रवाइयाँ भी हुई, लेकिन यहाँ पर 2009 में बांग्लादेश राइफल्स के मुख्यालय में एक विद्रोह भी हुआ जिसमें 74 लोग मारे गए। इस घटना ने देश में सुरक्षा और स्थिरता पर सवाल भी उठाए हैं। हिफाजते इस्लाम ये एक संगठन मुख्य रूप से मदरसों से संचालित होता है। शरिया कानून, महिलाओं की शिक्षा और रोजगार पर प्रतिबंध, धर्मनिरपेक्ष नीतियों का विरोध करता है। 2025 में इसने यूनुस सरकार को धमकी दी कि सुधार प्रस्ताव लागू करने पर परिणाम हसीना जैसे होंगे। हिफाजत से खुले तौर पर हिंदू मूर्तियों को तोड़ने और इस्लामी शासन की बात की है। ये बांग्लादेश का सबसे बड़ा इस्लामवादी राजनीतिक दल है जो एक गठबंधन का हिस्सा है और इसका लक्ष्य शरिया आधारित शासन स्थापित करना है और ये हिंदुओं और ईसाइयों के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा देने का आरोपित भी है। जमात ने 1971 में युद्ध अपराधों में अपनी भूमिका के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी मजबूत आधार को बनाया है। इस्लामवादी समूह अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को प्रोत्साहित कर रहे हैं। मूर्ति पूजकों को शरिया अदालतों में मारने की बात कर रहे हैं। हालांकि ये दावे सत्यापित नहीं है और अतिशयोक्ति हो सकती है। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार अब यहाँ पर पूरी तरीके से फंसी हुई दिख रही है। वास्तविक खतरा क्या है तो इस्लामवादी समूहों का बढ़ता प्रभाव निश्चित रूप से चिंता का विषय है, लेकिन बांग्लादेश को इस्लामी खलीफा या पूर्ण शरिया शासन में बदलने का दावा अतिशयोक्ति हो सकती है। बांग्लादेश की जनता में धर्मनिरपेक्षता और उदारवादी इस्लाम का समर्थन अभी भी मजबूत है, जैसा कि साल 2013 के शाहबाग आंदोलन में देखा गया था। हालांकि हसीना के दमनकारी शासन ने इस्लामवादियों को असंतोष का फायदा उठाने का मौका दिया है। अल्पसंख्यकों पर हमले और कट्टरपंथी बयानबाजी जैसे रहमान का भारत के पूर्वोत्तर पर कब्जे का सुझाव क्षेत्रीय स्थिरता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। अगर बात करें यहाँ पर तो देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से अब यूनुस फंसते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक बात तो ये भी साफ है कि यहाँ यूनुस की जो स्थिति है वो बहुत ही ज्यादा बुरी होती दिख रही है। बांग्लादेश में भी अस्थिरता, श्रीलंका में ऋण संकट, मालदीव में ऋण संकट, पाकिस्तान में ऋण संकट, लेकिन अफगानिस्तान और नेपाल में अब पूरी तरीके से बढ़ रहा है और पूर्ण पतन नहीं हुआ, लेकिन देखने को मिला कि ये देश के बीच में एक कॉमन था
और वो कॉमन था कि यहाँ पर चाइना था अवेलेबल। ऐसे में यूनुस ने पल्ला झाड़ लिया है और यूनुस ने कहा है कि नहीं जी, इन मामलों में हमारा कोई रोल नहीं है और ये जो उन्होंने बयान दिया है ये बयान उनका व्यक्तिगत बयान है, हम इस मामले में बिल्कुल भी शामिल नहीं है। अब जहाँ तक भारत और बांग्लादेश की बात है तो भारत का बिजली बकाया काफी कुछ है बचा हुआ, तो यहाँ पर वो सारी चीजें हैं जिसके आधार पर लग रहा है कि बांग्लादेश की तरफ से एक मोर्चा खुल सकता है। हालांकि सिर्फ बांग्लादेश की ही तरफ से नहीं बल्कि भारत को और भी खतरे हैं। भारत को आंतरिक लेवल पर भी बड़ा खतरा है और इसमें जनता को सजग होने की जरूरत होगी, क्योंकि यहाँ जो बयान बांग्लादेश दे रहा है या पाकिस्तान दे रहा है उससे अलग भारत में भी कई गतिविधियां हो रही हैं। मेजर जनरल MLM फजलुर रहमान जो बांग्लादेश राइफल्स और अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार हैं, मोहम्मद यूनुस के काफी करीबी माने जाते हैं। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने 1 मई 2025 को स्पष्ट किया है कि रहमान का बयान उनकी व्यक्तिगत राय है, ये सरकार की नीति या विचारों को प्रतिबंधित नहीं करती है। मंत्रालय ने कहा कि ये टिप्पणियां बांग्लादेश सरकार की स्थिति या नीतियों को नहीं दिखलाती हैं। सरकार ऐसी बयानबाजी का किसी भी रूप में समर्थन नहीं करती है। यूनुस के प्रेस सलाहकार शफीकुल आलम ने पुष्टि की कि ये बयान व्यक्तिगत है। जनता और मीडिया ने इन्हें सरकार से न जोड़ने की अपील की। ये कदम बांग्लादेश की कूटनीतिक स्थिति को बचाने और भारत के साथ तनाव से बचने का प्रयास था। भारत ने रहमान के बयान की कड़ी प्रतिक्रिया दी और इसे क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा बताया। भारत ने पहले ही बांग्लादेश के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा रद्द कर दी थी, जो बांग्लादेश के निर्यातकों को भारतीय बंदरगाहों और हवाई अड्डों के माध्यम से तीसरे देशों में माल भेजने की अनुमति देती थी। ये कदम रहमान के बयान और बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले के जवाब के तौर पर देखा गया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इसे राष्ट्रीय हितों और पूर्वोत्तर के सुरक्षा से जोड़ा। रहमान का बयान भारत पाकिस्तान तनाव के बीच आया है, जो पहलगाम हमले के बाद चरम पर था। भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को निलंबित कर दिया, वाघा अटारी सीमा को बंद कर दिया और पाकिस्तान के साथ राजनयिक संबंधों को कम कर दिया। पाकिस्तान ने दावा किया कि उनके पास विश्वसनीय खुफिया जानकारी है कि भारत 24 से 36 घंटे में कार्रवाई की योजना बना रहा है। अब यहाँ पर जो बयान है ये बयान भारत और बांग्लादेश के संबंधों को और भी ज्यादा खराब कर सकता है, ये बात भी है, लेकिन भारत को बहुत ज्यादा सजग रहना होगा। रहमान का बयान निश्चित रूप से उत्तेजक और गैर जिम्मेदाराना है, लेकिन इसे गंभीर सैन्य खतरे के रूप में देखना अतिशयोक्ति हो सकती है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने तुरंत इससे दूरी बनाई है। देश की निर्भरता भारत पर है, जैसे व्यापार, बुनियादी ढांचा सहयोग, इसके खिलाफ आक्रामक नीति अपनाने से रोकती है। साल 2023-24 में भारत बांग्लादेश द्विपक्षीय व्यापार 14 बिलियन था। हालांकि इस्लामवादी प्रभाव, क्षेत्रीय अस्थिरता यहाँ पर बढ़ रहा है और चीन का रणनीतिकरण भी बढ़ रहा है। इसी तरीके से पाकिस्तान का भी इस्लामीकरण हुआ था। बांग्लादेश को सबक लेना चाहिए। बांग्लादेश को अपनी धर्मनिरपेक्ष ताकतों को ज्यादा मजबूत करना चाहिए, लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है। वैसे अब जो परिस्थितियाँ सामने आ रही है वो परिस्थितियाँ ये बता रही हैं कि बांग्लादेश खुद के लिए मुसीबतों को बुला रहा है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।